सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो इसके टर्मिनोलॉजी से ही इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इन्फेक्टिव फर्स्ट वर्ड का मीनिंग होता है ऑब्वियसली इन्फेक्शन, बॉडी में किसी पार्ट में इन्फेक्शन हुआ है। अब इन्फेक्शन ऑब्वियसली किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होगा, किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई की वजह से होगा। तो अब इसमें आगे देखेंगे कि ये किस चीज़ का इन्फेक्शन है, किस बैक्टीरिया, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। सेकेंड वर्ड एंडोकार्डाइटिस, ये भी फर्दर 2 वर्ड से मिलकर बना है। एंडोकार्डियो फर्स्ट एंड आइटिस सेकेंड। तो एंडोकार्डियो एज यू नो एंडोकार्डियम, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। एज यू नो हार्ट की 3 कवरिंग होती है, 3 लेयर्स होती है। आउटर मोस्ट कवरिंग पेरिकार्डियम, मिडल कवरिंग मायोकार्डियम एंड इनर कवरिंग एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डियम में क्या हो गया है, आइटिस सफिक्स का मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन हो गया है। तो हार्ट की सबसे इनर मोस्ट लेयर एंडोकार्डियम में इन्फ्लामेशन हो गया है, एंडोकार्डाइटिस हो गई है, प्लस इन्फेक्शन भी हुआ है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन भी हुआ है। तो अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं, ये क्या है, इन्फ्लामेशन है किसका, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम क्या है, हार्ट की सबसे अंदर वाली कवरिंग है, इनर मोस्ट कवरिंग है। एंडोकार्डियम ऑफ द हार्ट में इन्फ्लामेशन हो गया, एज वेल एज साथ में और क्या हुआ है, वॉल्स ऑफ द हार्ट कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन। जो हार्ट की वॉल्स होती है जैसे ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, एओटिक वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, ये सब जो वॉल्व्स हैं उनमें से किसी वॉल्व में क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, इसीलिए तो इसको क्या कह रहे हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो वॉल्व्स में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया है, और साथ ही साथ क्या है, वो किसका इन्फेक्शन हो, माइक्रोबायल इन्वेजन to the endocardium of the heart valve cause the inflammation called the infective endocarditis। माइक्रोबायल इन्वेजन मतलब किसी बैक्टीरिया का एंट्रेंस हुआ है, वो एंडोकार्डियम में और हार्ट के वॉल्स में इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, इन्फ्लामेशन कॉज कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो इसकी डेफिनेशन इन जनरल समझ लेते हैं, क्या है, ये इन्फ्लामेशन है, एंडोकार्डियम जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया, और साथ ही साथ जो हार्ट में वॉल्स होती है उसमें इन्फेक्शन भी हो गया है। और इन्फेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि बैक्टीरिया का एंट्रेंस हुआ है एंडोकार्डियम वाली लेयर में भी और हार्ट की वॉल्स में भी, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसे हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कह रहे हैं। इजी। फिर इसके रिस्क फैक्टर देखते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने के ज़्यादा रिस्क होता है, ज़्यादा प्रोन होता है। तो सबसे पहला कंडीशन है वल्वुलर हार्ट डिजीज़, मतलब कोई वॉल्व में, वल्वुलर मतलब हार्ट की वॉल्व में कोई डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो उन वाली कंडीशन वाले में, उन हार्ट में ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर कोई ऐसा हार्ट है जिसमें ऑलरेडी हार्ट की वॉल्स में डिजीज़ है, कोई पैथोलॉजी है, तो उसमें ज़्यादा रिस्की रहता है, ज़्यादा वो प्रोन रहता है कि उसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो। तो मिट्रल वॉल्व में भी कोई डिजीज़ हो सकती है, आयोटिक वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व में भी अगर कोई पैथोलॉजी है, कोई डिजीज़ है, तो वो ज़्यादा रिस्की होता है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो। नेक्स्ट RHD, रिमैटिक हार्ट डिजीज़, अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी रिमैटिक हार्ट डिजीज़ है तो उसको भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। अगर आपको रिमैटिक हार्ट डिजीज़ पढ़ना है तो उसका भी लेक्चर आप अच्छे से समझ सकते हो। इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज़र, जो इंट्रावेनसली ड्रग्स को लेते हैं, जो ड्रग अब्यूज़ होते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ होते हैं, ऐसे पर्सन को भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने का ज़्यादा चांस होता है। फिर नेक्स्ट है प्रोस्थेटिक वॉल्व, जो आर्टिफिशियल वॉल्व का जिसका प्लेसमेंट हुआ है, ट्रांसप्लांट हुआ है, जो आर्टिफिशियल वॉल्व लगाए हैं हार्ट में किसी रीज़न से, तो उनमें चांस होता है कि उनमें इन्फेक्शन हो और एंडोकार्डियम वाली लेयर में इन्फ्लामेशन हो। CHD, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, CHD के अंदर भी बहुत सारी डिजीज़ आती है, जैसे मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में समझाई थी कि CHD में कितनी फर्दर CHD समझा, फिर CHD के जितने भी क्लासिफिकेशन है हर एक डिजीज़ को डिटेल में पढ़ा। तो जो CHD की डिजीज़ होती है उसमें जो VSD होता है, दैट इज़ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन फैक्टर होता है कि वो एंडोकार्डाइटिस को डेवलप करे, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन को लाए। लेकिन ASD, दैट इज़ अट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वो ज़्यादा लेस इंपॉर्टेंट रहता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, उसके जैसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इतना नहीं होता जितना वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की वजह होता है, जितना VSD की वजह से होता है। PDA, पेटेंट डक्टस एड्रियोसिस एंड कॉरेक्टेशन ऑफ आयोटा, अगर आपको ये सब समझना है तो प्रीवियस लेक्चर को देखकर समझ सकते हो। VSD, ASD, PDA, कॉरेक्टेशन ऑफ आयोटा, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, रिमैटिक हार्ट डिजीज़, आप ये सब प्रीवियस लेक्चर में देखोगे तो और आपको क्लियर होगा। तो ये सब डिजीज़ जो रिस्क होता है कि ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के चांसेस को ज़्यादा बढ़ा देता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके कॉजेस। तो एज यू नो माइक्रोबायल इन्वेजन, मतलब मैंने पहले ही बताई थी कि मतलब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हार्ट में इन्वेजन हो रहा है, वो हार्ट में एंट्री कर रहा है, उसकी वजह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो रहा है। तो इसका मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, मेन इटियोलॉजी तो इसकी बैक्टीरिया ही हुई। तो बैक्टीरिया में कौन सा पहला बैक्टीरिया, स्टेफाइलो
कोकस ऑरियस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन यही कॉज करता है। इसका मेन ऑर्गेनिज्म क्या है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की ही वजह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है। इस वाले बैक्टीरिया की वजह से भी ज़्यादा एंडोकार्डाइटिस होगा। एंटेरोकोकाई, स्यूडोमोनास एंड द निमोकोकाई। फिर इधर एक निमोनिक है, हैकिक, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जितने भी ग्रुप हैं उनकी वजह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने के चांसेस रहते हैं, वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो उसे याद करने के लिए ये हैकिक निमोनिक है। तो इसमें कौन कौन से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आ रहे हैं? हीमोफिलेंस, एफ्रोफिलस, पैरा इन्फ्लुएंजा, ए फॉर एक्टिनोबैसिलाई, सी फॉर कार्डियोबैक्टीरियम एंड ई फॉर इकिनेला एंड के फॉर किनगेला। और फिर नेक्स्ट बैक्टीरिया है कॉक्सिला बर्नेटी एंड क्लेमाइडिया। फंगल कौन कौन से ऐसे फंगस रहते हैं जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को डेवलप करते हैं? कैंडिडा, एस्परजिलस एंड द हिस्टोप्लाज्मा। कुछ नोजोकोमियल इन्फेक्शन मीन्स जो हमें हॉस्पिटल के थ्रू मिल जाता है, जैसे हम किस हॉस्पिटल में स्टे करने गए किसी और रीज़न से, हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उसके बाद हमें हॉस्पिटल के थ्रू ही किसी बैक्टीरिया का कैच हो गया, बैक्टीरिया का एंट्रेंस हो गया हार्ट में, और उसकी वजह से हमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का इन्फेक्शन हो गया। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन कैसे मिलेगा हमें? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, मतलब हॉस्पिटल से हमने उस बैक्टीरिया को, उस इन्फेक्शन को कैच किया है, एक्वायर्ड किया है। ये इसका कॉजेज हो गए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस 3 ग्रुप में क्लासीफाई किए गए हैं। फर्स्ट है एक्यूट एंडोकार्डाइटिस, सेकंड सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस एंड थर्ड क्रॉनिक एंडोकार्डाइटिस। एक्यूट फर्स्ट देखते हैं, एक्यूट एंडोकार्डाइटिस। तो एक्यूट नाम से ही क्लियर है कि सडन ऑनसेट रहेगा, कोई भी चीज़ एकदम सडनली हो जाएगी, सडनली डेवलप होगी, अचानक से हो जाएगी। तो इसका ऑब्वियसली ड्यूरेशन भी कम पीरियड का रहेगा, क्योंकि एक्यूट एंडोकार्डाइटिस है तो सडन होता है। कोई भी कंडीशन हो, कोई भी डिजीज़ हो, अगर वो एक्यूट नेचर की है तो वो सडन ऑनसेट रहेगा और इसका ड्यूरेशन भी कम रहेगा। इतना आपको बेसिक याद रखना है। तो एक्यूट एंडोकार्डाइटिस कितने मंथ के लिए, मतलब कितने वीक्स के लिए लास्ट करेगा? फॉर फ्यू डेज टू 6 वीक, मतलब 1.5 मंथ तक ये एक्यूट एंडोकार्डाइटिस रहेगा, इसलिए हम इसे एक्यूट कंडीशन में रख रहे हैं। और फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसका ड्यूरेशन समझ लिए। या फिर एंडोकार्डाइटिस में इसमें वाले कंडीशन में क्या होगा कि जो वॉल्व है, हार्ट की वॉल्व्स है, वो पहले तो प्रीवियसली नॉर्मल रहेगी, मतलब कोई पहले से डिजीज़ नहीं थी, पहले से कोई वॉल्व में पैथोलॉजी नहीं थी, ये एक्यूटली हो गया है। प्रीवियसली वॉल्व नॉर्मल थी, हेल्दी थी, अचानक से वॉल्व में पैथोलॉजी आ गई है, इसीलिए हम इसे एक्यूट एंडोकार्डाइटिस कह रहे हैं। जैसे किसी पेशेंट में क्या होता है कि प्रीवियसली उनमें वॉल्व में, हार्ट में कोई ऑलरेडी कोई डिजीज़ थी, कोई पैथोलॉजी थी, उसके बाद उनको ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ। नहीं, एक्यूट एंडोकार्डाइटिस में क्या है कि डायरेक्ट एक्यूटली सडनली इन्हें वॉल्व में प्रॉब्लम हुई है, वॉल्व में पैथोलॉजी डेवलप हुई है, वॉल्व में डिजीज़ कंडीशन आई है। प्रीवियसली वॉल्व हेल्दी थी, नॉर्मल थी, ठीक है, मतलब प्रीवियस में हार्ट में कोई डिजीज़ नहीं थी, कोई पैथोलॉजी नहीं थी, प्रीवियस वाला हार्ट की वॉल्व्स और ऑलरेडी हार्ट हेल्दी था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक्यूटली सडनली हार्ट में वॉल्व में पैथोलॉजी आ गई है। और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? एक्यूट एंडोकार्डाइटिस को डेवलप करने के लिए इटियोलॉजी क्या है? हाईली विरुलेंट ऑर्गेनिज्म। कौन सा? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। हाईली विरुलेंट मतलब, विरुलेंट वर्ड का मीनिंग होता है जो बहुत ज़्यादा सीवियर हो, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नेचर का हो। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नेचर को, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर दे, अगर एक्यूट कंडीशन हो रही है, मतलब एक्यूटली वॉल्व को डैमेज करना है, सडनली वॉल्व को डैमेज करना है, तो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा हार्मफुल बैक्टीरिया की नीड होगी, तभी तो वो अचानक से सडनली एक्यूटली उसको डैमेज कर पाएगा, उसको डिस्ट्रक्ट कर पाएगा। ज़्यादा हार्मफुल बैक्टीरिया रहेगा तभी तो वो जल्दी उसको डिस्ट्रक्ट कर पाएगा, वॉल्व को डैमेज कर पाएगा। अगर कम विरुलेंट का बैक्टीरिया हो, कम हार्मफुल नेचर का, कम स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया हो, तो वो इतना एक्यूटली उसको डैमेज नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए एक्यूटली कंडीशन डेवलप करने के लिए, सडनली वॉल्व को डैमेज करने के लिए हमें हाईली विरुलेंट, मतलब हाईली हार्मफुल नेचर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें ज़्यादा कैपेसिटी हो, वैसा वाला पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसमें लगेगा। और ऑब्वियसली वो कौन सा है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जो हमने इटियोलॉजी में पढ़ा था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को डेवलप करने का। और ये लेस कॉमन है, मतलब ये वाली इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो एक्यूटली होती, सडनली होती, वो ज़्यादा हमें देखने नहीं मिलती है, थोड़ा रेयर कंडीशन है, लेस कॉमन है। और ये इसका ड्यूरेशन हमने देख लिया कि 1.5 मंथ तक के लिए रहता है, फ्यू डेज अप टू 6 वीक तक इसका ड्यूरेशन है। तो क्लियर एक्यूट एंडोकार्डाइटिस। नेक्स्ट देखते हैं सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस।
एक होता है एक्यूट कंडीशन, एक होता है सब एक्यूट एंड लास्ट में आता है क्रॉनिक। तो सब एक्यूट किसके बीच में होगा? एक्यूट और क्रॉनिक के बीच में, मतलब इसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा, बहुत कम भी नहीं होएगा, मतलब बीच में रहेगा, सब एक्यूट के लेवल में है। तो इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा? लास्ट फॉर 6 वीक अप टू 3 मंथ, मतलब 1.5 मंथ से लेकर 3 महीने के लिए सब एक्यूट की कंडीशन हमें पेशेंट में रहेगी। ओके, तो इसका ड्यूरेशन देख ले, फर्स्ट वाले का फ्यू डेज अप टू 6 वीक था, लेकिन ये 6 वीक से लेकर 3 मंथ तक है। 1.5 मंथ से लेकर 3 महीने, 1.5 महीने से लेकर 3 महीने तक सब एक्यूट की कंडीशन रहेगी पेशेंट में, ठीक है। और ये ज़्यादा मतलब इसको डेवलप होने के लिए प्रीवियसली वॉल्व डैमेज रहेगी। जैसे पहले वाला में क्या देखे थे, जो पहले की वॉल्व है प्रीवियस नॉर्मल रहेगी वॉल्व, वो वॉल्व हेल्दी रहेगी, नॉर्मल रहेगी, किसमें? एक्यूट एंडोकार्डाइटिस में। लेकिन सब एक्यूट में ऑब्वियसली एक्यूट की कंडीशन हो चुकी, सब एक्यूट आया है, तो वो वाली वॉल्व प्रीवियसली डैमेज रहेगी, उसमें डिस्ट्रक्शन रहेगा, पैथोलॉजी रहेगी, हार्ट में वॉल्व में डिजीज कंडीशन रहेगी। तो इस वाले सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस में वॉल्व कैसी रहेगी? प्रीवियसली डैमेज वॉल्व रहेगी और लो विरुलेंट ऑर्गेनिज्म लगेगा। उसमें कैसा ऑर्गेनिज्म का कॉज था? हाईली विरुलेंट ऑर्गेनिज्म, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नेचर के हो, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर को। लेकिन सब एक्यूट में लो विरुलेंट, जो मतलब कम स्ट्रॉन्ग वाला बैक्टीरिया भी अगर बॉडी में एंट्रेंस हो जाएगा तो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन डेवलप कर लेगा, ठीक है। तो इसका ये मोस्ट कॉमन हमें देखने मिलता है, और ये वाला लेस कॉमन था, इतना देखने नहीं मिलता है, इतने पेशेंट इसके नहीं होते हैं, रेयर कंडीशन है। लेकिन सब एक्यूट के मोस्ट कॉमन, मोस्ट ज़्यादा इसके केसेस आते हैं। पेशेंट रिकवर हो जाएगा एंटीबायोटिक लेने से, क्योंकि ऑब्वियसली जब लो विरुलेंट, लो हार्मफुल नेचर का बैक्टीरिया है तो उसे ठीक करने में भी इजी होगा, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग नहीं है ना, उसकी कैपेसिटी लो है, वो लो विरुलेंट है, तो वो एंटीबायोटिक देने से ठीक हो जाएगा। एंटीबायोटिक थेरापी से रिकवरी हो जाती है पेशेंट में, और इसका ड्यूरेशन है 1.5 मंथ से लेकर 3 मंथ तक। क्रॉनिक एंडोकार्डाइटिस, क्रॉनिक नाम से क्लियर है कि ये कंडीशन ग्रेजुअली डेवलप होती है, स्लोली प्रोग्रेस करती है। तो इसका कितना ड्यूरेशन रहेगा? ग्रेटर देन 6 मंथ, मतलब ये वाली कंडीशन 6 महीने से ज़्यादा तक चलती रहेगी। तो इसका क्लासिफिकेशन समझा कि कौन कौन से 3 टाइप है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के। फर्स्ट है एक्यूट एंडोकार्डाइटिस, सेकंड है सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस, थर्ड है क्रॉनिक एंडोकार्डाइटिस। तो अगर टाइप्स पूछ रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोकार्डाइटिस पूछ रहा है, तो आपको ये 3 लिखना है। नेक्स्ट अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, लाइक यूज ऑफ द इंट्रावेनस कैथेटर एंड वल्वुलर डिजीज, जो हमने रिस्क फैक्टर और इटियोलॉजी में पढ़ा था। कौन कौन से रिस्क फैक्टर और इटियोलॉजी थे? कि कोई भी वॉल्व में डिजीज हो, कोई भी वल्वुलर हार्ट डिजीज हो, उसकी वजह से ज़्यादा रिस्की होता है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन हो। तो इसमें कोई भी वॉल्व की डिजीज़ हो, या फिर कोई भी इंट्रावेनसली कैथेटर यूज़ किया है, मतलब हमने इसको रिस्क में देख लिया था, ड्रग एब्यूज़, इंट्रावेनसली ड्रग सब्सटेंस का यूज़ करना। तो उन सब इटियोलॉजी, उन सब रिस्क फैक्टर की वजह से क्या होगा? हार्ट में टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होगा। क्यों टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होगा? जैसे इसे ही ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल वल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, मतलब हार्ट की वॉल्व में डैमेज है, पैथोलॉजी है। तो हार्ट की वॉल्व में जैसे कौन सी वॉल्व ले लेते हैं? हार्ट में ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, मिट्रल वॉल्व होती है, आयोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व ले लेते हैं कि ये आयोटा के अंदर आयोटिक वॉल्व है, तो इसमें ही इस आयोटिक वॉल्व में डिजीज़ है, पैथोलॉजी है, प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियसली जब ये वॉल्व सही से ओपन क्लोज नहीं होएगा, इसका फंक्शन सही से नहीं होगा, क्योंकि इसमें डिजीज़ है, फंक्शन नहीं सही से होगा, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे ब्लड पंप नहीं होएगा आयोटा में, तो मतलब ब्लड के फ्लो में भी प्रॉब्लम आएगी। अगर वॉल्व सही से काम नहीं करेंगे तो ब्लड का फ्लो सही से ऑब्वियसली नहीं होएगा, तो वॉल्वुलर डिजीज से क्या होएगा? टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होएगा। और जब ब्लड फ्लो ही नहीं सही से हार्ट में करेगा, तो जो एंडोकार्डियम है, जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट है, जो अंदर की कवरिंग है, एंडोथीलियम, कार्डियक एंडोथीलियम, उसमें क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, कार्डियक एंडोथीलियम डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जब वो एंडोथीलियम डैमेज होएगा हार्ट की, तो उसमें क्या होएगा? प्लेटलेट और फाइब्रिन मटेरियल का फॉर्मेशन होएगा, एग्रीगेशन होएगा। जब कोई चीज़ मतलब इन्फ्लामेशन में आपने पढ़ा होगा कि जब कोई चीज़ डैमेज होती है तो वहाँ कौन से फैक्टर का फॉर्मेशन होता है? प्लेटलेट ऑब्वियसली ज़्यादा बनने लगते हैं, फाइब्रिन मटेरियल भी ज़्यादा से ज़्यादा अक्यूमुलेट होने लगता है, बनने लगता है। तो यहाँ प्लेटलेट और फाइब्रिन ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेशन होएगा। क्यों? क्योंकि ये कार्डियक एंडोथीलियम जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो गई है। तो यहाँ तक पैथोलॉजी क्लियर।
फिर इसकी वजह से क्या होएगा, फॉर्मेशन ऑफ नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। तो मतलब बैक्टीरिया की वजह से थ्रोम्बस नहीं बना, थ्रोम्बस मतलब किसी भी चीज़ का क्लस्टर हो जाना, एग्रीगेशन हो जाना। तो ये जो थ्रोम्बस बना है इसमें किस चीज़ का क्लस्टर से किस चीज़ का एग्रीगेशन है, प्लेटलेट और फाइब्रिन का फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया था। ऐसे प्लेटलेट और फाइब्रिन ज़्यादा बनने लगे थे, तो अब ये सब एग्रीगेट होकर क्या किसका क्लस्टर बना देंगे, किसका फॉर्मेशन कर देंगे, थ्रोम्बस का। तो इसमें क्या हुआ, थ्रोम्बस बन गया है। लेकिन बैक्टीरिया की वजह से थ्रोम्बस नहीं बना है, किसकी वजह से थ्रोम्बस बना है, प्लेटलेट और फाइब्रिन के एग्रीगेशन की वजह से, उनके क्लस्टर की वजह से, क्योंकि डैमेज हो गया था कार्डियक एंडोथीलियम, उसकी वजह से प्लेटलेट और फाइब्रिन ज़्यादा बन रहे थे। तो बैक्टीरिया की वजह से थ्रोम्बस नहीं बना, तो इसलिए इससे हम क्या कर रहे हैं, NBT नॉन बैक्टीरियल, मतलब बैक्टीरियल के रीजन की वजह से थ्रोम्बस नहीं बना है, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। थ्रोम्बस किसके रीजन से बना है, प्लेटलेट और फाइब्रिन के फॉर्मेशन की वजह से, उनके एग्रीगेशन की वजह से। अब उस थ्रोम्बस में क्या होएगा, बैक्टीरिया कोलोनाइज करेंगे, क्योंकि बैक्टीरियल तो एक मेन कॉज है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का तो एंट्रेंस होता ही है हार्ट में। तो उस थ्रोम्बस के ऊपर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या कोई भी बैक्टीरिया हो जो भी उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो, वो कोलोनाइज कर लेंगे, वहाँ जाके वो मतलब अटैच होने लगेंगे, आसपास स्प्रेड हो जाएंगे सराउंडिंग्स में। और अब बैक्टीरिया कैसे कोलोनाइज करेगा उसे हम समझ लेते हैं। जैसे किसी पर्सन को सोर थ्रोट हुआ है, टॉन्सिलाइटिस हुआ है, तो ऑब्वियसली ये जो सोर थ्रोट के इन्फेक्शन होते हैं, टॉन्सिलाइटिस के इन्फेक्शन होते हैं, तो वो बैक्टीरिया ही के थ्रू होते हैं। तो बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है, तभी तो सोर थ्रोट की कंडीशन, टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन डेवलप होती है। तो किसी पर्सन को प्रीवियसली सोर थ्रोट है, टॉन्सिलाइटिस है, तो बैक्टीरिया कहाँ एंटर करेगा, सर्कुलेशन में, बॉडी में बैक्टीरिया की एंट्री हो जाएगी, एंट्रेंस हो जाएगा, सर्कुलेशन के थ्रू वो पूरे बॉडी में फ्लो करेगा। तो बैक्टीरिया कहाँ सेटल डाउन होगा, जो हमारे बॉडी में ऑब्वियसली पहले से प्रीवियस थ्रोम्बस बन चुका है, वहाँ वो बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया के एंट्रेंस हुआ बॉडी में, वो वहाँ सेटल डाउन हो जाएगा। जैसे ये थ्रोम्बस बना था, थ्रोम्बस कैसे बना था, प्लेटलेट और फाइब्रिन के एग्रीगेशन से, फॉर्मेशन से। तो अब ये जो थ्रोम्बस, जैसे ये थ्रोम्बस बना है, तो बैक्टीरिया किसके थ्रू आया है, टॉन्सिल, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये बॉडी में टॉन्सिलाइटिस और सोर थ्रोट के इन्फेक्शन की वजह से बॉडी में एंटर किया। अब ये बॉडी में एंटर कर गया है, ये कौन, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी में फ्लो कर रहा है। अब हमारे बॉडी में ये क्या बन गया है, ये थ्रोम्बस ऑलरेडी बन गया है। किसकी वजह से बना है, फाइब्रिन और प्लेटलेट के एग्रीगेशन की वजह से। तो ये बैक्टीरिया जाके यहाँ कोलोनाइज कर पाएगा, यहाँ जाके स्प्रेड होने लगेगा, यहाँ जाके सेटल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया जाके अटैच हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, कहाँ, थ्रोम्बस के ऊपर। अब बैक्टीरिया क्या सिक्रीट करेगा, मटेरियल सिक्रीट करेगा, जो हेल्प करेगा कि वो वहाँ जाकर चिपके, अडहेयर्स करे। तो ये बैक्टीरिया कौन सा मटेरियल रिलीज करेगा, बायोफिल्म नाम का एक मटेरियल रिलीज करेगा, जिसकी वजह से, इस बायोफिल्म की वजह से ये बैक्टीरिया जाके, बहुत सारे बैक्टीरिया यहाँ जाके अडहेयर्स हो जाएंगे, किसके ऊपर, थ्रोम्बस के ऊपर अटैच हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। अब जब वो बैक्टीरिया थ्रोम्बस के ऊपर जाके बहुत सारे बैक्टीरिया चिपक गए, अडहेयर्स हो गए, तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, एक स्मॉल मास का फॉर्मेशन करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेशन। तो वहाँ एक स्मॉल मास का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये क्या है, वेजिटेशन है। फिर क्या होएगा, बैक्टीरिया स्लोली एंड कॉन्स्टेंटली सीड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड मेटास्टाटिस टू द अदर साइड। अब बैक्टीरिया स्लोली मेटास्टाटिस करेंगे, स्प्रेड होंगे, कहाँ स्प्रेड होंगे, जो अदर साइड्स होते हैं बॉडी में, दूसरे लोकेशन पे भी बैक्टीरिया जाके स्प्रेड होने लगेंगे। फिर कहाँ जाएंगे, पल्मोनरी वेन में जाएंगे बैक्टीरिया। जैसे स्प्रेड हो रहा है, मेटास्टाटिस तो हो रहा है वेजिटेशन का, बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया कहाँ गया, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में गया। जैसे आपको पता होगा कि ये हार्ट है, ये हार्ट का राइट साइड ऑफ द हार्ट है एंड ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है। राइट साइड में क्या आ गई, राइट एट्रियम एंड नीचे राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड में क्या आ गई, लेफ्ट एट्रियम एंड नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से क्या निकल रही है, ये होता है पल्मोनरी आर्टरी। ये जो पिंक है ये पल्मोनरी आर्टरी है। तो बैक्टीरिया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया, सॉरी पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू तो राइट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट साइड नहीं आएगा। पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड से निकलती है तो राइट साइड आएगा, लेकिन ये पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है। तो ये होती है पल्मोनरी वेन, जो लंग से ब्लड को कैरी करती है, प्यूरिफाइड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से कैरी करती है हार्ट में। तो ये जो दो वेन दिख रही है आपको, ये पल्मोनरी वेन है। तो पल्मोनरी वेन कहाँ अटैच हो रही है, ऑब्वियसली लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में ऊपर पल्मोनरी वेन अटैच है। जैसे ये मैं क्लियर दिखाती हूँ, ये है पल्मोनरी वेन, ये अटैच है किससे, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ये लेफ्ट एट्रियम। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू बैक्टीरिया कहाँ एंट्री करा, लेफ्ट एट्रियम में।
लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के थ्रू बैक्टीरिया का एंट्रेंस हो गया। तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे क्या है, लेफ्ट एट्रियम में बैक्टीरिया ने एंट्री करा पल्मोनरी वेन के थ्रू। लेफ्ट एट्रियम के नीचे क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो लेफ्ट एट्रियम से वापस बैक्टीरिया कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। तो पल्मोनरी वेन से बैक्टीरिया लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। अब वहाँ कुछ वेजिटेशन जो स्मॉल मासेस बने थे, जैसे हमने यहाँ देखा था कि स्मॉल मासेस फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेशन हुआ है, वो ब्रेक्स हो जाएंगे, वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। अब कोई भी चीज़ जो थ्रोम्बस, अगर आपने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा कि थ्रोम्बस क्या रहता है, किसी भी सेल्स, टिश्यू या फिर ब्लड क्लॉट्स या किसी चीज़ का भी एग्रीगेशन को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बस। अब जब वही थ्रोम्बस डिटैच हो जाता है, उसमें से ब्रेक हो जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, एम्बोलाई। जैसे ये थ्रोम्बस हमारा बना था, अब ये थ्रोम्बस कहाँ पहुँच गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच गया। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ये जो थ्रोम्बस है, ये जो वेजिटेशन स्मॉल मासेस है, ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, थोड़े से टूट जाते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। तो इसका थोड़ा सा पार्ट क्या हो गया, टूट गया। इस थ्रोम्बस में से थोड़ा सा पार्ट टूट के ब्रेक होके बाहर आ गया। अब ये थ्रोम्बस का जो पार्ट डिटैच हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, बाहर आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एम्बोलाई कहते हैं। तो ये क्या हो गया, एम्बोलाई बन गया। अब ये क्या करेगा, सेप्टिक एम्बोलाई में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इन्फेक्शन कॉज करेगा ये एम्बोलाइज। कहाँ है एम्बोलाइज, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे ये हमने देखा था, ऑब्वियसली ये जो ब्रेक हुआ था वो लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, आयोटा निकलती है। जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये रेड वाली क्या निकल रही है, आयोटा निकल रही है, जो पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्यूरिफाइड ब्लड पूरे बॉडी को पंप करती, पूरे सर्कुलेशन में भेजती है, सिस्टम में पूरे भेजती है। तो ये अब एम्बोलाई कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू आयोटा में जाएगा, आयोटा से वो पूरे सर्कुलेशन में जाएगा, पूरे सिस्टम में चला जाएगा। तो आई होप इसकी पैथोलॉजी बहुत क्लियर है। मैं वापस बता देती हूँ। सबसे पहले क्या होगा, कोई भी इटियोलॉजी की वजह से, कोई भी कॉज की वजह से, मतलब जैसे वल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, वॉल्व में डैमेज है, तो उसकी वजह से हार्ट में सही से ब्लड फ्लो नहीं होएगा, टर्बुलेंट फ्लो होएगा, जिसकी वजह से जो कार्डियक एंडोथीलियम है, वो हार्ट की कार्डियक एंडोथीलियम डैमेज हो जाएगी। उसकी वजह से जब वो डैमेज हो जाएगा तो प्लेटलेट और फाइब्रिन का ज़्यादा फॉर्मेशन होने लगेगा। प्लेटलेट और फाइब्रिन ज़्यादा बनने लगेंगे, तो वो ज़्यादा बनेंगे तो क्लस्टर करके, एग्रीगेशन करके क्या बना देंगे, थ्रोम्बस बना देंगे। ये जो थ्रोम्बस बना है, ये बैक्टीरिया की वजह से नहीं बना है, ये खुद फाइब्रिन और प्लेटलेट की वजह से बना है। तो इसका कॉज थ्रोम्बस का बैक्टीरिया नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं, NBTE, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। तो अब इधर जो ये थ्रोम्बस बना है, इसके ऊपर क्या करेंगे, बैक्टीरिया कोलोनाइज करेंगे, बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बना देंगे। तो अब बैक्टीरिया कैसे एंटर करेगा वो देखते हैं। तभी जब वो एंटर करेगा तभी तो वो कॉलोनी बनाएगा। तो वो कैसे होंगे, सोर थ्रोट या टॉन्सिलाइटिस का इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करेगा, सर्कुलेशन में जाएगा और वो थ्रोम्बस के ऊपर सेटल डाउन हो जाएगा। और बहुत सारे बैक्टीरिया सेटल डाउन हो जाएंगे और फिर बैक्टीरिया क्या सिक्रेट करेंगे, एक मटेरियल सिक्रेट करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, बायोफिल्म। इस बायोफिल्म की वजह से, इस मटेरियल की वजह से जो बैक्टीरिया बहुत सारे हैं वो इस थ्रोम्बस के ऊपर अडेयर्स हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। अब क्या होएगा, वो सब जब चिपक जाएंगे बैक्टीरिया थ्रोम्बस के ऊपर, तो वो एक स्मॉल मास बना लेंगे जिसे हम कहते हैं वेजिटेशन। अब वो बैक्टीरिया स्लोली दूसरे अदर साइड में भी स्प्रेड होएगा। अब वो कहाँ है बैक्टीरिया, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में गया। ये है पल्मोनरी वेन, ये दोनों पल्मोनरी वेन है, ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है एंड ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है। तो पल्मोनरी वेन कहाँ है, लेफ्ट एट्रियम में है। तो बैक्टीरिया जो स्मॉल मासेस है, वेजिटेशन है, वो लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो वो स्मॉल मासेस पल्मोनरी वेन में हैं, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ऑब्वियसली नीचे आकर लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। अब वो जो स्मॉल मास है, जो वेजिटेशन है, वो उसमें से ब्रेक होएगा और कहाँ चला जाए, कहाँ रहेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब वो जब ब्रेक हुआ, थ्रोम्बस टूट गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्बोलाई। अब वो एम्बोलाई कैसा रहेगा, सेप्टिक एम्बोलाई, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, सेप्सिस कर सकते हैं बॉडी में। अब वो एम्बोलाई का है, ऑब्वियसली लेफ्ट वेंट्रिकल में था। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, आयोटा निकलती है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकलती है। आयोटा पूरे बॉडी को ब्लड पंप करती, पूरे सर्कुलेशन में जाता है। तो ये आयोटा के थ्रू पूरे सिस्टम में एम्बुलेंस फ्लो करेगा। तो अब हम इसको इमेज के थ्रू देखते हैं। ये हार्ट है, ये देखो हार्ट में लेफ्ट एट्रियम में क्या बना है, ये सब इसमें इन्फ्लामेशन हुआ है। हार्ट के चैम्बर्स में, हार्ट के वॉल में ये इन्फ्लामेशन हुआ है, थ्रोम्बस बना है, वेजिटेशन है, स्मॉल मासेस है, किसमें, लेफ्ट एट्रियम में है। ऑब्वियसली ये मासेस कहाँ जाएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएंगे और वो लेफ्ट वेंट्रिकल वहाँ से थ्रोम्बस एम्बोलस बन जाएगा और वहाँ से वो पूरे सर्कुलेशन में स्प्रेड करेगा। तो ये कुछ नहीं है, ये वेजिटेशन है, स्मॉल मासेस है जो हार्ट के वॉल्व के पास है, वॉल्व की लाइनिंग पे है, वो थ्रोम्बस और
उनका बैक्टीरिया का एग्रीगेशन है। जैसे इसमें ये सब स्मॉल स्मॉल वेजिटेशन है। इसमें फाइब्रिन प्लेटलेट से बनना है थ्रोम्बस, और थ्रोम्बस के ऊपर इसके ऊपर बैक्टीरिया कोलोनाइज है। तो ये छोटे छोटे वेजिटेशन है, स्मॉल मासेस हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या हमें क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे। तो सिस्टमिक फीचर में क्या मिलेगा, तो सबसे पहले तो जो लेफ्ट साइड का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो लेफ्ट साइड में कौन सी वॉल्व होती है, बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व। तो मिट्रल वॉल्व में क्या हो जाएगा, डैमेज ज़्यादा हो जाएगा। और क्या होती है लेफ्ट साइड में आयोटिक वॉल्व भी होती है, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज होगी और डिस्ट्रक्ट होगी। लेफ्ट साइड की ये मिट्रल वॉल्व एंड यहाँ से जो होगी वो आयोटिक वॉल्व, दोनों ही डैमेज है, डिस्ट्रक्ट है, दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट है। जब मिट्रल वॉल्व पे इन्वॉल्वमेंट होगा तो जो स्मॉल मासेस है वो कहाँ रहेंगी, आर्टेरियल सरफेस पे रहेगी। मिट्रल वॉल्व मतलब बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व का इन्वॉल्वमेंट है। ये जो वॉल्व है ये बाइकस्पिड वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व है। अगर इस वॉल्व का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो जो स्मॉल मासेस है, वेजिटेशन है, वो आर्टेरियम के ऊपर है। ये लेफ्ट आर्टेरियम है, तो आर्टेरियल सरफेस आर्टेरियम के ऊपर स्मॉल मासेस रहेंगे, वेजिटेशन रहेंगे। जब आयोटिक वॉल्व इन्वॉल्व है तो वेंट्रिकुलर सरफेस पे वेजिटेशन रहेगी, स्मॉल मासेस रहेंगे। अगर ये आयोटा है, ये आयोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकल रही है ये आयोटा, अगर इसके वॉल्व पे मतलब इन्वॉल्वमेंट है इस वॉल्व का, तो ये वेंट्रिकुलर सरफेस है, यहाँ वेजिटेशन रहेंगे, यहाँ स्मॉल मासेस रहेंगे। फिर फ्लैट वेजिटेशन इन द पॉकेट वॉल विदाउट द ऑर्गेनिज्म इज सीन इन द लिबमन सैक एंडोकार्डाइटिस। जो फ्लैट वेजिटेशन होते हैं एकदम प्लेन, वो हमें सिबमन सैक एंडोकार्डाइटिस में, एसएलई में लिबमन सैक्स एंडोकार्डाइटिस में देखने मिलते हैं। जो कौन सी कंडीशन में, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथमेटस की कंडीशन में हमें देखने मिलता है, एसएलई की कंडीशन में देखने मिलता है। जनरली फिजिकल फीचर्स में हमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे, फीवर रहेगा पेशेंट को, ऑब्वियसली इन्फेक्शन है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट है तो फीवर तो होगा, चिल्स विद द राइगर होगा, नाइट में स्वेटिंग होगी, एनेमिक कंडीशन हो जाएगा। क्यों एनेमिक कंडीशन हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के वॉल्व डैमेज है, वहाँ वेजिटेशन बन गए, स्मॉल मासेस बन गए हैं, तो ऑब्वियसली हार्ट सही से ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, मतलब बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, तो एनेमिक हो जाएगा पेशेंट। वेट, अब जब ब्लड की कमी है वेट लॉस हो जाएगा, मलेज रहेगा, थकावट रहेगा, वीकनेस रहेगा, स्प्लिनोमेगाली होएगा एंड क्लबिंग इन द नेल्स देखने मिलेगा। जो नेल बेड होता है वो स्वेलन हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, उसे कहते हैं हम नेल क्लबिंग। हार्ट में क्या क्या होगा, रिजर्जिटेशन ड्यू टू द वॉल्वुलर ऑब्स्ट्रक्शन, वॉल्व का इन्वॉल्वमेंट है, ये वॉल्व सही नहीं है, तो जैसे आयोटिक वॉल्व सही नहीं है, तो आयोटा का जब वॉल्व ही नहीं सही रहेगा, उसका जो गेट सही नहीं रहेगा, तो वहाँ से ब्लड आगे सही से पंप नहीं होएगा, तो ब्लड का क्या होएगा, बैक फ्लो होएगा, ब्लड वापस पीछे आ जाएगा, रिजर्जिटेशन होएगा, क्योंकि वॉल्व का इन्वॉल्वमेंट है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमें क्या क्या मिलेगा, मरमर साउंड मिलेगा। जब हम ऑस्कल्टेट करेंगे पेशेंट को तो हमें मरमर साउंड सुनाई मिलेगा। ईसीजी में जो पीआर इंटरवल होता है वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड मिलेगा। अगर आपको ईसीजी रीड करना समझना है कि कैसे हम ईसीजी को रीड करें, तो उसके लिए भी वीडियो प्रीवियसली मैंने बनाई हूँ, तो उससे भी देख सकते हैं कि पीआर इंटरवल बहुत ज़्यादा एलिवेटेड मिलेगा। कौन सी कंडीशन में, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कंडीशन में। अब ये हमें पीआर इंटरवल क्यों मिल रहा है, क्योंकि आर्टरियो और वेंट्रिकुलर, जो आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच का है, वो वॉल्व में ब्लॉकेज हो गया है। ऑब्वियसली ये लेफ्ट आर्टरियम ऊपर, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड ये लेफ्ट वेंट्रिकल, आर्टरियम नीचे और नीचे वेंट्रिकल, तो आर्टरियो वेंट्रिकुलर में ब्लॉकेज हो गया है। उन वॉल्व में जो दोनों के बीच की वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व इसे कहते हैं, तो उसमें ब्लॉकेज हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। उस वजह से हमें ईसीजी में क्या फाइंडिंग मिलती है कि पीआर इंटरवल ब्लॉक मिल रहा है। और जो उसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये फेल हो जाता है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो जाता है, जो मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ होने का। पेशेंट में इन दी एंड क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो जाता है और उसकी वजह से डेथ हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल फाइंडिंग हमें क्या मिलेगी, कि जो एम्बुलेंस हमने देखा था कि वो ब्रेक होकर आयोटा के थ्रू पूरे सिस्टम में जा रहा था, तो वो बहुत सारे सिस्टम में, बहुत सारे बॉडी में, डिफरेंट पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगा। फिर इसमें हमें 2-3 लीजन्स देखने, नोड्स और लीजन देखने मिलते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहला जानवे लीजन्स। तो जानवी लीजन्स क्या है कि जो पाम रहती है और सोल्स ऑफ द फीट होती है, पाम ऑफ द हैंड एंड सोल्स ऑफ द फीट में क्या हो जाते हैं, स्मॉल इरिथमेटस पैचेस आ जाते हैं। मतलब इरिथमा मीन्स रेड रेड पैचेस आ जाते हैं, हेमोरेजिक पैचेस आ जाते हैं। कहाँ, पाल्मर सरफेस ऑफ द पाम एंड द सोल्स। जैसे ये हैंड का पाम है, तो यहाँ ऐसे छोटे छोटे इरिथमेटस रेड हेमोरेजिक पैचेस है, जिसे हम क्या कहते हैं, जानवी
जानवी लीजन्स, ये छोटे छोटे जो लीजन्स हैं ऐसे हमें पैर में भी देखने मिलते हैं, हेमोरेजिक मैक्यूल्स देखने मिलते हैं, तो ये हमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन में देखने मिलेगा। फिर नेक्स्ट है ऑस्लर्स नोड्स। ऑस्लर नोड्स क्या होते हैं, जो ये कैसे रहते हैं, नॉन टेंडर रहते हैं, मतलब अगर हम इसे पाल्पेट करेंगे, टच करेंगे तो पेशेंट को पेन नहीं होएगा, उसे उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नॉन टेंडर। और अगर हम उसे टच करते हैं और फिर पेशेंट को पेन होता है तो उस कंडीशन को हम टेंडर कहते हैं। तो ऑस्लर नोड्स क्या होते हैं, फिंगर और पाम्स में टेंडरनेस रहती है, डार्क ब्राउन स्पॉट्स रहते हैं और साथ में क्या रहता है, पेन रहता है। ये वाला कैसा था, नॉन टेंडर के, मतलब हम टच करेंगे तो पेन नहीं होएगा। किसको पेन नहीं होगा, जानवी लीजन्स को, जो स्मॉल स्मॉल मैक्यूल्स बने, हेमोरेजिक इरिथमेटस वो बने हैं, पैचेस बने, वो कैसे रहेंगे, नॉन टेंडर रहेंगे, टच करने पे पेन नहीं होगा। लेकिन जो ऑस्लर नोड्स हैं उन्हें टच करने में पेन होएगा, उसमें टेंडरनेस प्रेजेंट रहेगी और वो कैसे डार्क ब्राउन करके फिंगर पान से वो पैचेस है, जैसे ये ऑस्लर नोड्स क्या है, ये जैसे डार्क ब्राउन पैचेस है, छोटे छोटे फिंगर्स पे, हाथ के फिंगर्स पे और पैर के फिंगर्स पे ऐसे छोटे छोटे पैचेस है ब्राउन कलर के। और अगर हम इसे टच करेंगे पेशेंट को तो इधर इनको पेन होगा, तो उसे क्या कहते हैं, ऑस्लर नोड्स। नेक्स्ट क्या है, रॉथ स्पॉट। जो रेटाइना में छोटे छोटे स्पॉट्स आ जाते हैं, जब हम इसे देखेंगे तो हमें ऐसे छोटे छोटे रेटाइना में स्पॉट्स मिलेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, रॉथ स्पॉट। जैसे ये इमेज है, ये रेटाइना के अंदर स्पॉट बन गया है। फिर इसके नेक्स्ट है क्या, स्प्लिंटर हेमोरेज। अब ये स्प्लिंटर हेमोरेज क्या है, जैसे नेल्स में छोटे छोटे हेमोरेजिक स्पॉट्स मिल जाएंगे डार्क ब्राउन कलर के, उसको क्या डिटरमाइन करता है कि ब्लड की क्लॉटिंग हो गई है, छोटे छोटे ब्लड वहाँ के ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, क्योंकि पूरे सर्कुलेशन में क्या घूम रहा है, एम्बुलस घूम रहा है, तो ऑब्वियसली वो अलग अलग जगह जाकर ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो वो ब्लड क्लॉट जो एम्बुलस है वो जैसे डार्क ब्राउन कलर के हमारे नेल्स में दिखेंगे। ये स्प्लिंटर हेमोरेज की इमेज है, यहाँ छोटे छोटे से ब्राउनिश ब्लैकिश कलर के स्पॉट्स फिंगर पे देखने मिलेंगे, हेमोरेजिक स्पॉट्स, इसे हम कहते हैं स्प्लिंटर हेमोरेज। ये सब हमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं इसे कॉम्प्लिकेशन क्या है, वास्कुलाइटिस, हार्ट फेलियर, लेफ्ट हार्ट साइड का फेल हो सकता है, परफोरेशन हो सकती है आयोटा में, किडनी फेलियर, क्यों होगा, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और हेमाचूरिया की वजह से, एंड मेनिंजाइटिस, ये सब इसके कॉम्प्लिकेशन है। फिर इसे हम डायग्नोस करने के लिए क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, जिसे हम कहते हैं ड्यूक्स क्राइटेरिया। जैसे हम रिमेटिक हार्ट डिजीज RHD को डायग्नोस करने के लिए जॉन्स क्राइटेरिया फॉलो करते थे, ऐसे ही हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को डायग्नोस करने के लिए ड्यूक्स क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। तो इसमें भी जस्ट लाइक जॉन्स क्राइटेरिया, इसमें भी मेजर क्राइटेरिया है एंड माइनर क्राइटेरिया है। तो अगर डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए अगर 2 मेजर क्राइटेरिया अगर हमें पेशेंट में पॉजिटिव मिल रहे हैं, मतलब वो 2 मेजर क्राइटेरिया हमें पेशेंट में मिल रहे हैं, तो हम उसे डायग्नोस कर देंगे, कंफर्म कर देंगे कि हाँ ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का पेशेंट है, कंफर्म हो जाएगा। और अगर 1 मेजर और 3 माइनर क्राइटेरिया मिल रहे पेशेंट में, अगर 1 मेजर और 3 माइनर क्राइटेरिया पेशेंट में पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो हम इसे कंफर्म कर देते हैं कि हाँ ये पेशेंट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का पेशेंट है। तो अब देखते हैं मेजर क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं। पॉजिटिव ब्लड कल्चर क्यों पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन है, इसमें बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट है। तो जब हम ब्लड को स्टेनिंग करेंगे, ब्लड कल्चर करेंगे, तो उसमें हमें वो बैक्टीरिया दिख जाएगा, स्टेफिलोकोकस ऑरियस भी दिख सकता है, और जितने भी बैक्टीरिया है वो सब हमें बैक्टीरिया दिख सकते हैं। तो ब्लड कल्चर अगर पॉजिटिव आया तो ऑब्वियसली कंफर्म हो जाएगी डायग्नोसिस के इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का पेशेंट है। टिपिकल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ऑर्गेनिज्म इज आइसोलेटेड फ्रॉम द 2 सेपरेट ब्लड कल्चर्स। 2 सेपरेट ब्लड कल्चर से भी हमें वापस डायग्नोस हो जाएगा, वापस कंफर्म हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा कि ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का पेशेंट है। नॉन टिपिकल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ऑर्गेनिज्म आइसोलेट परसिस्टेंटली फ्रॉम द ब्लड कल्चर, ये भी एक है मेजर क्राइटेरिया। एंड पॉजिटिव ECG मर्मर हमें पॉजिटिव मिलेगी, तो वो भी ये मेजर क्राइटेरिया में आ गया है, ड्यूक्स क्राइटेरिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं माइनर क्राइटेरिया। फीवर कितना कम रहेगा, 38 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। वास्कुलर फेना में हमें क्या मिलेगा, आर्ट्रियम में एम्बोलाई मिलेगा, आर्ट्रियम में एन्यूरिज्म, मतलब जो आर्टरी होती है वो डायलेट हो जाती है एबनॉर्मल तरीके से, जैसे ये ऐसा होता है नॉर्मल आर्टरी, तो ये डायलेट होकर ऐसे हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एन्यूरिज्म। अगर एन्यूरिज्म मिल रहा है आयोटा में एम्बोलाई मिल रहा है, एम्बोलस मिल रहा है, स्प्लिंटर हेमोरेज जो नेल्स में हमें देखने मिल रहे थे वो मिल रहा है, जानवी लीजन्स देखने जो हेमोरेजिक मैक्यूल्स से पाम और सोल्स में, कंजक्टाइवल हेमोरेज जो रेटाइना में स्पॉट्स था, अगर ये सब हमें मिल रहे हैं तो ये माइनर क्राइटेरिया में आते हैं। इम्यूनोलॉजिकल फेमिनो में अगर है ऑस्लर नोड्स मिल रहा है, ऑस्लर नोड्स क्या था, जो फिंगर्स थे और नेल
पैर के फिंगर्स थे उसमें डार्क ब्राउन स्पॉट मिल रहा था जो कैसे थे, टेंडर थे, टच करने पे पेन होता था। सीरोलॉजिकल एविडेंस, अगर ये सब मेजर क्राइटेरिया माइनर क्राइटेरिया है, उसमें अगर एक भी मेजर क्राइटेरिया प्रेजेंट है तो वो कंफर्म कर देता है कि हाँ ये पेशेंट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का है। अगर हमें इन माइनर क्राइटेरिया में से अगर 3 क्राइटेरिया और एक मेजर मिल रहा है और इन दोनों से हम कंफर्म कर लेंगे, डायग्नोस कर देंगे कि ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का पेशेंट है। ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक, एमोक्सिसिलिन, एंटीबायोटिक क्योंकि बैक्टीरिया है तो ऑब्वियसली एंटीबायोटिक देंगे, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन एंड एजिथ्रोमाइसिन, ये सब ड्रग्स देंगे।